जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी 9th क्लास की किताब का। अगर आपने मेरे साथ ये किताब पढ़ी और आइडियाज़ को और सवालात को समझने की कोशिश की तो इंशाल्लाह 60/60 नंबर तो कम से कम आपके ज़रूर आएंगे। तो लिहाजा वीडियोस को देखिएगा। वीडियोस बनाने की एक प्रॉपर जो है एक स्कीम मौजूद है, जिसकी वीडियो के आगाज़ में आपको बता दिया जाता है कि आप डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन से कोई भी टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं और उनके अहम सवालात के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नोट्स मिलेंगे जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वो आप हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, 15 साल के तजुर्बे के साथ इस किताब का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्लास 9 की केमिस्ट्री हमें क्या बताना चाह रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस किताब के टोटल 8 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका है बुनियादी कीमिया यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तीसरे चैप्टर में हम दौरी जदूल यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे और पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम चौथा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये एटम्स आपस में बॉन्ड कैसे बना लेते हैं। फिर हम चलेंगे 5वें चैप्टर पे, जो कि है किसी भी मादे की खसूसियात लिक्विड, सॉलिड और गैस में, यानी कि फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के मादे की तभी हालतें, यानी कि हम जानेंगे कि आखिर मादा जो है, मैटर जो है, इफ़ इट एग्जिस्ट इन अ 3 स्टेट्स तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, कहानी अभी थोड़ी सी बाकी है। चलेंगे 6ठे चैप्टर की तरफ, जो कि है सॉल्यूशंस, और हम जानेंगे कि आखिर सॉल्यूशंस में क्या लिखा हुआ है। आखिर ये जो महलूल यानी कि सॉल्यूशंस बन जाते हैं, ये कैसे बनते हैं। फिर सफ़र का इख्तिताम की तरफ जाएंगे और सफ़र के इख्तिताम की तरफ आखिरी चैप्टर बिजली और कीमिया होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि हम कंपाउंड्स में जो भी मैटर मादे हमने पढ़े उसमें करंट लगा के चेक करेंगे कि आखिर इनमें क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आखिर में हम इस बुक के इख्तिताम की तरफ जाएंगे और पढ़ेंगे केमिकल रिएक्टिविटी, यानी केमिकल रिएक्टिविटी से मुराद ये होगी कि आखिर जो केमिकल्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं, जो मैटर मादे हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो किस तरह कर लेते हैं। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। फिर आपको क्लास 10 में मैं गाइड करना शुरू कर दूंगा और वहाँ पे पहला चैप्टर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। इस तरह ही फिर हम चलते चले जाएंगे और 8 ही चैप्टर जो है वो 10 क्लास के भी पढ़ेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि 10 क्लास के चैप्टर कौन कौन से नाम क्या हैं तो आप 10 क्लास की वीडियोज़ में आके देखिएगा। बहरहाल ये 9 क्लास का पहला लेक्चर है एंड आई होप कि हमारा सफ़र अच्छा रहेगा। सो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको अल्लाह ताला कामयाब करे और मुझे भी सेहत दे, हिम्मत दे कि मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो सारी कंप्लीट कर सकूँ। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन जो है इस किताब में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि साइंस की क्या तारीफ़ है, इसमें केमिस्ट्री की क्या तारीफ़ है और इसके अलावा केमिस्ट्री हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपसे सबसे पहले कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि इसकी डीलिंग है, इसका ताल्लुक है अबाउट द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। यानी कि आखिर कोई भी कंपाउंड अगर बना हुआ है उसको हम कॉम्पोजिशन कहते हैं, यानी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बनावट। फिर स्ट्रक्चर यानी साख्त, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। जैसे लेट्स से दैट मीथेन है, इसका एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, लेकिन आपकी बुक में फ़िलहाल छोटा लेवल है आपका स्टडी के लिए, तो उन्होंने कुछ इस तरह का बना के आपको दिखा दिया कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो स्ट्रक्चर भी स्टडी किया जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। इसी तरह से जो आपने अमोनिया पढ़ा है, अमोनिया का स्ट्रक्चर आपने ऐसे पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअली इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं और इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो टेट्राहेड्रल ही होता है। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एटम कैसे जुड़े हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये भी स्टडी करें तो ये केमिस्ट्री है, मतलब केमिकल्स की कॉम्पोजिशन यानी किस किस के बने हुए। जैसे चीनी एक लफ्ज़ है, ठीक है, कितना आसान है इसको बोलना, लेकिन ये बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। अगला सवाल आपके दिमाग में पैदा होगा कि आखिर कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन। तो लिहाजा 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन। तो 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन आपस में जब जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो फिर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम चीनी कहते हैं, एक मॉलिक्यूल। और चीनी के डब्बे में पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हम डेली खाते हैं। तो इसी तरह से इसका छोटा भाई है, उसका नाम है, वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है, उसका नाम है ग्लूकोज। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, खसूसियात हमेशा केमिस्ट्री में दो किस्म की स्टडी की जाती हैं, एक फ़िज़िकल होती है और एक केमिकल होती है। फ़िज़िकल तभी को कहते हैं, ज़ाहरी को कहते हैं, जबकि जो केमिकल है दैट इज़ बेसिकली कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन क्या कर रहा है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेस्ट, स्मेल, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टियाँ हैं। जबकि हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, खसूसियात की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि एक मीथेन गैस अगर जल रही है तो कैसे जल रही है। तो मीथेन गैस जो है बेसिकली जो चूल्हे में आपके आ रही है वो CH4 गैस है, और ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर वो बना लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बना लेती है। इसीलिए किचन में घुटन ज़्यादा होती है, किचन में नमी ज़्यादा होती है, क्योंकि गैस जल के जो है ये काम कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे आगे बात करूं तो रिएक्शन ऑफ मैटर जो है वो मायने रखता है। तो रिएक्शन ऑफ मैटर में अगर मैं आपसे बात करूं तो रिएक्शन ऑफ मैटर का मतलब यही हो गया कि आपने केमिकल प्रॉपर्टियाँ स्टडी की, जिस तरह कि मैंने अभी आपको ये बात बताई। तो ये है डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड द रिएक्शंस ऑफ मैटर, द रिएक्शन ऑफ मैटर्स। तो ये आपने जो है थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा केमिस्ट्री की डीलिंग बहुत ज़्यादा है, पेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, लोहे की इंडस्ट्री, आई डोंट नो, कॉपर की इंडस्ट्री, तारों की इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री आज काम कर रही है सब केमिस्ट्री के मरहूने मिन्नत है, यानी केमिस्ट्री के माहिर ही इसको आके चलाते हैं। केमिस्ट्री के माहिर जगह जो सीमेंट बनाने वाला बंदा होता है, जो कि जिसने लैंटर डालना है या आपकी दीवारें खड़ी करनी है, वो भी देखें केमिकल्स का तयन लगाता है कि भाई 2 हिस्से 1 हिस्से डालो तो फिर ये केमिकल तैयार होगा, यानी सीमेंट तैयार होगा, कंक्रीट तैयार होगा, तो फिर जाके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ईंटें जोड़ने के लिए। तो लिहाजा ये सारी केमिस्ट्री है। तो स्टूडेंट्स अब हम डेफिनेटली, केमिस्ट्री तो बहुत वास्ट है, इसकी तो बहुत सी ब्रांचेस हो गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो गई, लेकिन आपकी बुक में थोड़ी सी हैं, तो जो थोड़ी सी हैं उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो लिहाजा फिज़िकल केमिस्ट्री, इसके अलावा हमारे पास है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। ये बड़ी ब्रांचें जो आपकी किताब में हैं, इनके ऊपर भी हम काम करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ये ब्रांचें आपको क्या कहना चाह रही हैं। तो अभी के लेक्चर के अंदर एक ही सवाल है कि भाई केमिस्ट्री की तारीफ़ कर दें, डिफ़ाइन केमिस्ट्री। और बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, अगर आपको पहले एग्जाम के पर्चे में आपको यही क्वेश्चन मिल जाए कि जी डिफ़ाइन केमिस्ट्री, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लेकिन इंशाल्लाह अगले पड़ाव में आपसे बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो लिहाजा अभी हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। जी तो स्टूडेंट्स बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास है केमिस्ट्री में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो कि केमिकल्स कहलाते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट, हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है। तो लिहाजा मैं आपसे अब कहना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत सी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं जिसमें आज हम इनकी ज़रूरत है, और हम इनके बगैर जो है अपनी ज़िंदगी को आगे लेके नहीं चल सकते। आपकी किताब में फ़िलहाल जो है फिज़िकल केमिस्ट्री, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर बायो केमिस्ट्री, और उसके बाद जो है वी हैव समथिंग लाइक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिर हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पहले है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और लास्ट में है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास जो है बेसिकली ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं जिनके ऊपर हमने स्टडी करना है। तो लिहाजा फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर, और मेरे लेक्चर के अंदर आपको ये फायदा होगा, साथ साथ में आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी साथ साथ बताता रहूंगा, और इवन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी साथ साथ निशान लगाता रहूंगा। तो लिहाजा इस चीज का आपको फायदा हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो बोर्ड में अमूमन सवाल आता है व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री एंड गिव फ्यू प्रॉपर्टीज व्हिच आर स्टडीड अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली है क्या? ये एक ताल्लुक है, रिलेशनशिप का मतलब होता है ताल्लुक बिटवीन द कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यानी कि कॉम्पोजिशन का मतलब होता है बनावट, यानी बनावट कोई भी चीज कैसे बनी होती है ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जैसे कि मैटर है, कोई भी मैटर हो, जैसे कि ग्लूकोज है, इसकी कॉम्पोजिशन जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है,
तो इसकी कॉम्पोजिशन में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो आखिर किसी भी मैटर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसको भी हम इसकी कॉम्पोजिशन कह सकते हैं। तो लिहाजा इसको स्टडी करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का इंतखाब किया जाता है। दुनिया में लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट्स उनके अंदर शामिल हैं, तो लिहाजा आप इस चीज़ को स्टडी करने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करते हैं। बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी लेक्चर में आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेस्ट, स्मेल, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी करते हैं। और इसके अलावा चेंजेस इन दैम, यानी कि मैटर में कोई भी चेंजेस अगर आ रही हैं तब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री का सहारा लेते हैं। यानी अगर आपको जैसे पता है कि जो पानी है वो बर्फ़ होता है सॉलिड फॉर्म में, फिर वो पानी हो जाता है यानी लिक्विड हो जाता है, और उसके बाद फिर वो वेपर्स बन जाता है यानी बादल बन जाता है। तो ये सब जो है आप कह लो कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मादा चेंज हो रहा है, मैटर चेंज हो रहा है। जैसे सॉलिड अगर होगा तो दैट इज़ आइस, पानी वाटर होगा, और फिर बादल क्लाउड्स कहलाएंगे, तो ये भी पानी के बने होते हैं। यानी कि आप देखते हैं कि अगर आप बर्फ़ को पतीली में रखें, गर्म करें, तो वो लिक्विड बनेगा, और फिर उसके बाद उसकी भाप बन जाएगी, वो वेपर्स बन जाएगा, और फिर ऊपर जाके बादल बन जाते हैं डेफिनेटली, और या फिर हवा में आके इनकी नमी कहलाती है ह्यूमिडिटी। तो ये फिजिकल चेंजेस हैं। तो ये कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर, वो भी अपने तीनों फेज से गुजरता है। लेकिन कुछ कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कि लिक्विड से सॉलिड होते हैं, डेफिनेटली सॉलिड से लिक्विड होते हैं, लिक्विड से फिर गैस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं। अब एक का तो नाम मैं आपको बता देता हूं, दैट इज नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन एक ऐसा सॉलिड है जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में भी कोई एग्जांपल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि दूसरों को भी पता लग जाए। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि सवाल ये बनेगा फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, तो ये डेफिनेशन आपने लिख देनी है। फिर उसके बाद आप सवाल आ सकते हैं कोई प्रॉपर्टीज बताएं जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर स्टडी की जाती हैं। तो जो प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर स्टडी की जाती हैं उनमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम ले सकते हैं। एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी कि कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, किस तरतीब से घूम रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। केमिस्ट्री में जो हमारा अगला चैप्टर है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ही है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे बन जाते हैं। जैसे लेट्स से दैट हमारा ज़मीन पे सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल वाटर है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो हैं वो आपस में मिलते हैं और वाटर बन जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये वाटर जो है ये बन कैसे जाता है। तो इसको स्टडी करेंगे, यानी सेकंड चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है हमारा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बातें करेंगे। गिलबर्ट न्यूटन लिविस है, उसने बहुत सी एक्सप्लेनेशंस दी हैं 1923 के अंदर अबाउट दी कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, फिर लॉरेंट रूड ने मेटालिक बॉन्डिंग भी समझाई है। तो बहरहाल मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करेंगे, तो कोवलेंट बॉन्डिंग के ऊपर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। फिर बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, यानी कि गैसेस का क्या बिहेवियर होता है, ये कैसे मूव करती हैं, तो इसकी स्टडी भी आ रही है चैप्टर नंबर 5 में, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में। वहाँ पे हम सबसे पहले गैसेस को पढ़ेंगे, फिर हम टॉक अबाउट द लिक्विड्स, और फिर आखिर में सॉलिड्स के कुछ बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और फिर एट द वेरी एंड जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर, यानी कि जो मादा है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर से। डेफिनेटली जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कोई चीज़ लिक्विफाई हो जाती है, और टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कोई चीज़ गैस बन जाती है। तो डेफिनेटली पानी है, लेट्स से दैट वो कंपाउंड, तो उसको फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से। तो रेडिएशंस क्या कहलाती हैं, रेडिएशंस एक शुआएँ होती हैं जिनमें अल्फा, बीटा और गैमा आती हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही मैं आपसे बातें करूँगा रेडिएशंस की दोबारा। तो स्टे अप विद दिस वीडियो, तो आगे जाके रेडिएशंस के बारे में बातें होंगी। तो जो रेडिएशंस हैं वो भी मैटर को अफेक्ट कर देती हैं, फ़र्क डालती हैं। तो हम ऐसा करेंगे, हम जो है यूरेनियम में रेडिएशंस का इंतखाब करेंगे, यूरेनियम को रेडिएशंस मारेंगे और देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है उस मादे को। तो ये सब स्टडीज़ जो हम करते हैं दैट कम्स अंडर दी फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम फ़र्क कर लेते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फ़र्क अमूमन बोर्ड का इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारा अगला सवाल है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में से। जी तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम चलें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमें क्या बताती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंस का सवाल जो है बोर्ड में आता है, बस डिफरेंस ही याद करना होता है। लेकिन चंद एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे लेट्स से दैट कि जो कार्बन है, आगे जाके अभी आप मेरे से पढ़ेंगे कि वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस मॉलिक्यूल का नाम है मीथेन।
अब ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है और आप कह लो कि ये एक हाइड्रोकार्बन भी है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहे हैं और कार्बन नज़र आ रहा है, सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो मैं अमूमन बच्चों को बताता हूँ कि जो कंपाउंड जल जाते हैं, यानी कि जो कंपाउंड कंबस्टिबल हैं, उनको अमूमन आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कहते हैं। तो उनके अमूमन ऐसा होता है। इसके अलावा इनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको भी ग्लूकोज बताया था, और जो घर में आप चीनी खाते हैं ये भी जो है ऑर्गेनिक इन नेचर है, क्योंकि घर की चीनी भी जल जाती है, ऑयल भी जल जाता है। ह्यूमन बॉडी भी ऑर्गेनिक इन नेचर होती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में इनऑर्गेनिक चीज़ें भी होती हैं। तो बहरहाल द कोवलेंट कंपाउंड की स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन की स्टडी और उनके डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव्स से मुराद ये होती है जैसे लेट्स से दैट ये मीथेन है, मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसके साथ जो है एक हाइड्रोजन, पहले 4 से 3 हो गए, एक क्लोरीन लगा दिया, तो दैट बिकम्स क्लोरोमीथेन। तो ये मीथेन था तो इसका डेरिवेटिव जो है वो क्लोरोमीथेन बना है। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं इवन वो भी जो है कंपाउंड्स ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो माहिर होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माहिर, वो बेसिकली 2 किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करता है। जिस तरह एक और मैं कंपाउंड आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, यूरिया। तो ये यूरिया कंपाउंड है, ये बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर है, लेकिन द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि इस कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। यानी ये कंपाउंड ना सिर्फ कि आपको एनिमल यूरिन में ये मिलता है तो वहां मिलेगा, बल्कि आप इसको लैब में भी बना सकते हैं। तो जो आपको कुदरत में मिला, यानी एनिमल यूरिन से अगर आपने एक्सट्रैक्ट किया, हासिल किया, या यूरिया जो है लेट्स से दैट कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रेजिन हैं, कोई रबर्स हैं, वो आपने पौधों से हासिल किए, तो वो तो नेचुरली अकरिंग है, ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर आपने लैब में तैयार कर लिए तो उन कंपाउंड्स को हम सिंथेटिक कहते हैं। तो ये लफ्ज मेमोराइज कर लें, इसे क्या कहते हैं? सिंथेटिक। तो लिहाजा आप याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होता है, ये जो कंपाउंड्स मैं आपको बता रहा हूं इनकी प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करता है, और ना सिर्फ प्रॉपर्टीज बल्कि इनके स्ट्रक्चर की भी स्टडी करता है। तो ये आपने मेमोराइज रखना है, याद रखना है। इसके अलावा जो स्कोप है इसका, मतलब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, तो फिर एट द एंड आप पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जा सकते हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, ये सुर्खी पाउडर वगैरह की इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वगैरह में भी जा सकते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री तो ये सारे ना, गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल और डिफरेंट जो तेल निकालते हैं, हम क्रूड ऑयल निकालते हैं, उसकी इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिससे मतलब सुर्खियाँ पाउडर, हमारी कॉस्मेटिक वगैरह और भी बहुत से नेचुरल कंपाउंड जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होते हैं वो बनते हैं, वहाँ जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ बनाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी दवाइयाँ तैयार कर सकते हैं, जैसे डिस्प्रिन वगैरह वट। तो ये सारा स्कोप है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट का। इसके अलावा आप टीचर भी बन सकते हैं वैसे। उसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये करना है कि सब एलिमेंट्स को स्टडी करना है। तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं और उसमें से कुदरत में मिलते हैं 92 और इंसानी जिस्म में पाए जाते हैं 16। तो लिहाजा ये 92 एलिमेंट्स सब नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। मैं अब एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल आपको पता है कि अगर आपने भी जाकर में 3rd चैप्टर पढ़ना है मेरे साथ पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स। तो वो 92 एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स की आप स्टडी कर लेते हैं, लेकिन आप बस हाइड्रोकार्बन की स्टडी नहीं करनी क्योंकि वो ऑर्गेनिक में कर रहे हैं ना आप, तो लिहाजा और उनके डेरिवेटिव्स की भी स्टडी नहीं करनी क्योंकि वो भी आप ऑर्गेनिक में कर रहे हैं। तो जो आप ऑर्गेनिक में कर रहे हैं उसके अलावा जो कुछ भी स्टडी आप कर रहे हैं दैट कम्स अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप पढ़ लेते हैं तो क्या एप्लीकेशन है इसकी, कहाँ पर इसको अप्लाई किया जा सकता है? तो आज जो केमिकल इंडस्ट्री चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बदौलत ही चल रही है। कितनी बड़ी केमिकल इंडस्ट्री है ये, सीमेंट जहाँ बन रहे हैं, जहाँ पर आपके मुख्तलिफ केमिकल पेंट्स के लिए बन रहे हैं, या इवन कोई जो हमारे प्लास्टिक वगैरह की इतना इस्तेमाल है, आपके घर में जो जूसर है उसमें भी प्लास्टिक है, मशीनरी है, तो वो इंडस्ट्री में बनती है। तो अब जो इतनी बड़ी केमिकल इंडस्ट्री चल रही है तो उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट काम कर रहे होते हैं। ग्लास इंडस्ट्री की चलें एग्जांपल ले लें, सीमेंट इंडस्ट्री मैंने बताई, सिरेमिक्स होते हैं, ये जो पोल्ट्री वगैरह की होती है या कुछ स्टैचूज वगैरह बना लिए वटेवर। और इसके अलावा मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये तारे बन रही हैं कॉपर की, सिल्वर की जो बाहर खंबे पे तारे लगी हुई हैं, और इसके अलावा इससे रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सवाल है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको बोर्ड में ये भी आ सकता है कि भाई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है डिफाइन करो और उसका स्कोप बता दो, या फिर ये भी सवाल आ सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताओ और उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। तो ये इस तरह भी बन सकता है, लेकिन इजी सवाल ये बनता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपके पास अभी आपकी बुक्स हैं तो फौरन नोट डाउन कर लें, इसके अलावा कोई बात हो तो मुझे कमेंट करें। अब हम चलते हैं अगली ब्रांच के ऊपर, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
बल्कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आ गई, अभी हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री की। जी तो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री जो है इसमें हम स्टडी कर लेते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस। जो हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था वही हम यहाँ पर स्टडी करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इन सब सब्सटेंसेस की कॉम्पोजिशन, केमिकल रिएक्शन या स्ट्रक्चर की स्टडी हम करते हैं सिर्फ जो जानदारों में पाए जाते हैं। यह है डेफिनेशन, राइट। सो दिस इज दी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स तमाम जानदारों को कहेंगे जो आंख से नज़र आते हैं, जो आंख से नज़र नहीं भी आते हैं। बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, इंसान, पौधे, दरख्त, कीड़े, हशरात, वटएवर जो दुनिया में पाया जाता है। तो ये सब की स्टडी जो है, इनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, फिर उनके अंदर जो कंपाउंड सब्सटेंस, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो किस तरह के बने हुए हैं। तो आप कह लो कि ये एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। इसको इज्जत उस वक्त मिली जब हम इन सवालों की तरफ गए, यानी हाउ वी ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। यानी कोई भी जानदार जब फूड खाता है तो उसको एनर्जी कैसे मिलती है। तो इन सवालों के जवाब ढूंढने के पीछे एक पूरी रिसर्च है, एक पूरी किताबें छपी पड़ी हैं। तो जब हमने ये स्टडी किया तो फिर डेफिनेटली बायोकेमिस्ट्री को एक ब्रांच बनकर सामने आना ही था। इसके अलावा जब एक बीमारी हो जाती है किसी पौधे को, किसी जानदार को, आखिर क्या उसमें तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, क्या चेंजिंग्स आ जाती हैं, तो इनकी स्टडी जो है एक बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच बनाने में मददगार साबित हुई अभी आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में। तो बायोकेमिस्ट्री का भी बड़ा स्कोप है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं और मेडिकल के स्टूडेंट बन सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी रखी हुई, अगर आपने कंप्यूटर रखा हुआ है तो फिर आप इसमें नहीं जा सकते। तो स्टूडेंट्स, केमिकल प्रोसेसेस भी स्टडी किए जाते हैं इसमें, जैसे कि सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर कोई जो हमारे अंदर हो रहे हैं ये रिएक्शंस बेसिकली कि कोई चीज़ कैसे बन रही है। लेट्स से दैट कि आप बाहर से गोश्त खाते हैं तो आपके जिस्म में आकर आपकी बॉडी के हिसाब से गोश्त बन जाता है। यानी बाहर का गोश्त ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपके जिस्म का गोश्त बनाना है। तो गोश्त से मुराद फ्लैश है, मीट है, बकरे का हो, वट एवर द गोश्त, मीट, चिकन का ज़्यादा खाया जाता है। तो इसकी सिंथेसिस यानी अंदर कैसे गोश्त बन रहा है, मैं सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ। बाहर से बहुत सी शुगर्स खाते हैं आप, तो आपकी बॉडी में अपनी जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से शुगर्स होती हैं वो बन जाती हैं। तो मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये टूटते भी हैं, जुड़ते भी हैं। तो स्पेसिफिकली बायोमॉलिक्यूल्स की बात करूँगा। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स में ज़्यादा समझ रहे होंगे, इससे इस बात को समझेंगे क्योंकि वो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उन्हें अंदाजा होता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको भी टफ लग रही होंगी क्योंकि अभी आपका पहला चैप्टर है और इट्स द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। तो आप परेशान ना रहें, आप मुझे एंड तक सुनिएगा, किताब के फॉलो कीजिएगा, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको मैं प्रॉपरली सिखा दूंगा। अभी आपने टेंशन नहीं लेनी, अभी से आपने एक सवाल याद करना है, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। तो मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए सारी बातें बता रहा हूँ। बहरहाल एप्लीकेशन आपने याद कर लेनी, एप्लीकेशन आपको आ जाती है कि भाई कहाँ अप्लाई होती है बायोकेमिस्ट्री के माहिर अगर आप बन गए हैं तो आप कहाँ किस फील्ड में जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जा सकते हैं फील्ड ऑफ मेडिसिन में, फूड साइंस में और एग्रीकल्चर जैसी फील्ड्स में जो है आप इजीली जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं एक बड़ी सी इंटरेस्टिंग ब्रांच की तरफ, दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अगले ब्रांच की तरफ चलें, दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? ये बेसिकली आपने, मैं ना बिल्कुल जो गोल्डन वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, वही मैं लिखता हूँ। तो आपने डेफिनेशन में ऐसे लिखना है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स के बाद कहानी स्टार्ट होगी, दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इस तरह आपने सेंटेंस बना लेना है। बट ये जो लाइन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके ब्रेन में रहनी चाहिए, और वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। अब ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तो आपको सबको पता होगा, बनाना, ठीक है, तामीर करना, ठीक है, टू कंपोज, प्रिपेयर। तो ये मीनिंग है मैन्युफैक्चरिंग, मीन कोई चीज को तैयार करना, राइट। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, तैयार करना। तो केमिकल कंपाउंड्स, अब बहुत से केमिकल कंपाउंड्स आप तैयार करते हैं। जैसे बेसिक केमिकल कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, दैट इज अमोनिया, दैट इज ऑल्सो अ गैस, अमोनिया गैस, दैट इज कास्टिक सोडा। ये केमिकल्स तैयार किए जाते हैं। कास्टिक सोडे से साबुन बनाया जाता है। कास्टिक सोडे को अगर चर्बी में मिला दें तो साबुन बन जाता है। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वी यूज टू कॉल इट एज सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और इसके अलावा ये हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, ये एक तेजाब है नाइट्रिक एसिड। और फिर ये हमारे पास एक और तेजाब है, एसिड है, दैट इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड, तो स्टूडेंट्स ये हम आपको समझा रहे हैं, यानी कि यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, हमने बहुत बड़े पैमाने पे बनाना है। कमर्शियल स्केल का मतलब होता है कोई 10 किलो 20 किलो नहीं, टनों के हिसाब से ही हमने केमिकल्स तैयार करने हैं। तो डेफिनेटली केमिकल्स तैयार इसलिए करेंगे ना ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज को दे सकें। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली केमिकल्स तैयार करती है, और बेसिक कह लें कि केमिकल्स या रॉ मटेरियल्स भी आप इनको कह सकते हैं। क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स क्यों होते हैं, क्योंकि इनसे हम फिर और दूसरे केमिकल्स बनाते हैं, जैसे आप फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, सोप बनाते हैं, जैसे सोप का मैंने आपको बताया, और कपड़े बनाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है, और बहुत सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बनती हैं। इसके अलावा पेंट्स की इंडस्ट्री चलती है, फिर पेपर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वर्किंग में होती है। तो ये सब जो है आप कह लो कि किसके मरहूने मिन्नत आता है, दैट इज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, तो आपने इसको याद करना है। तो आपको बोर्ड में एक और सवाल आ सकता है कि गिव सम बेसिक केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड अंडर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये सवाल अपनी किताब पे दर्ज करो, और इसके अलावा ये भी लिख लो। अब रॉ मटेरियल का ये सीन है, जिसने चाय बनानी है ना, तो पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, ये सब चीज़ें, नमक चाहिए अगर डालते हैं आप, तो ये चीज़ें मिलकर जो है चाय बना देती हैं। तो समझ लें कि ये रॉ मटेरियल है, इसको मिलाकर जो है आप ये चीज़ें बना सकते हैं जो मैंने नीचे लिखी हुई हैं। तो आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा। सो सवाल यही आता है कि व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और बस यही सवाल आपने याद करना है। और ये बेसिक केमिकल्स का सवाल आ सकता है, या फिर ये आ सकता है कि नेम सम रॉ मटेरियल का सवाल आ सकता है, या फिर ये लेके रॉ मटेरियल से बनी हुई प्रोडक्ट्स के नाम लिखें। तो ये भी दोनों याद कर लीजिएगा। इनके मैंने सबके नाम लिख दिए हैं, आपकी बुक में सिर्फ नाम लिखें, केमिकल फार्मूला नहीं लिखे, केमिकल फार्मूला याद करने हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो लिहाजा इनको भी आप नोट डाउन कर लें। अब हम चलते हैं अगली ब्रांच की तरफ, दैट इज बेसिकली नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अब आपसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो की वर्ड्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, दैट इज रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। यानी ऐसी ब्रांच है जिसमें आप बेसिकली न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे होते हैं सही मायनों में। यानी कि जो न्यूक्लियस है उसमें से कुछ शुआएं निकलती हैं। आपको पता है 92 एलिमेंट्स हैं। साइंसदानों का मानना है कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अभी मेरी नेक्स्ट आगे जाकर लेक्चर में आपको पता लगेगा डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो बहरहाल ये आगे से देख लीजिएगा। बहरहाल एटॉमिक नंबर 82 प्रोटॉन्स की क्वांटिटी को कहते हैं कि अगर इससे ज़्यादा हो प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, तो लिहाजा वो कुछ रेडिएशंस निकालना शुरू कर देते हैं न्यूक्लियस। तो रेडिएशंस में अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस जो हैं अमूमन निकलती हैं। अल्फा रेडिएशंस पॉजिटिवली चार्ज हैं, बीटा रेडिएशंस नेगेटिवली चार्ज हैं, जबकि गामा रेडिएशंस न्यूट्रल होती हैं। तो बहुत से एलिमेंट्स हैं जो कि रेडिएशंस निकालते हैं, जिस तरह हमारे पास एक एलिमेंट है रेडियम, ठीक है। क्या नाम है इस एलिमेंट का? रेडियम। रेडियम जो शुआएं निकालता है उसको हम कहते हैं अल्फा रेज, ठीक है। तो ये अल्फा रेज जो है ये निकालता है, और इसका इस्तेमाल चैप्टर नंबर 2 में रदरफोर्ड ने भी किया था, और मैं आपको आगे जाकर इसकी डिटेल बताऊंगा। तो बहरहाल रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करना, न्यूक्लियर प्रोसेसेस की स्टडी करना। स्टूडेंट्स ये होता है कि छोटे न्यूक्लियस मिल जाते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि बड़ा न्यूक्लियस टूट जाता है और छोटे छोटे से न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बने, इस अमल को हम फ्यूजन कहते हैं। और बड़ा न्यूक्लियस टूट जाए और टूटकर छोटे से न्यूक्लियस बन जाए, इस अमल को हम फिजन कहते हैं। तो ये एटम्स के न्यूक्लियस का टूटना जुड़ना, इसकी स्टडी है न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, जाहिर है सिलेबस से पता लग रहा है। एंड प्रॉपर्टीज की स्टडी भी हमने फिर करनी होती है, खुसूसियात भी आ जाती हैं। तो ये हम सेकंड चैप्टर के आखिरी पेज पे एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है या रेडियो एक्टिविटी है, तो वहाँ पर हम इसके बारे में आपको प्रॉपर्टीज़ भी बताएंगे कि स्किन कैंसर का भी इलाज कर लेते हैं, मतलब मुख्तलिफ इसका यूजेस हैं, तो हम वहाँ पे बात करेंगे। बहरहाल आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड द प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसका जो कंसर्न है ज़्यादातर, मतलब व्हाट इज द कंसर्न ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो इसका इस्तेमाल एनर्जी से है, एटॉमिक एनर्जी से है। इससे एटॉमिक एनर्जी से मुराद है कि हम एलिमेंट्स को तोड़कर उसमें से हीट निकालते हैं, हीट से पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने से जनरेटर चलता है, स्टीम बनती है, जनरेटर से बिजली पैदा होती है, बिजली हमारे घरों में आती है और जिससे हमें इसका फ़ायदा हो जाता है। तो लिहाजा हमारी डेली लाइफ में बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, जस्ट बिकॉज के न्यूक्लियर प्लांट्स लगते हैं। पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्लांट्स इतने काम नहीं कर रहे हैं,
लेकिन पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है। इंडिया ने भी न्यूक्लियर प्लांट जो हैं वो बना रखे हैं। उसके बाद आ जाती है बात जी अगली मेन कंसर्न के बाद कि केमिकल इफेक्ट्स भी हम स्टडी करते हैं। यानी कि केमिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें हम एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस की बात करते हैं बाय एनिमल प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। यानी कि ये जो रेडिएक्टिव एलिमेंट्स ना, पहाड़ों पे चले जाएं तो कुछ शुआएं निकल रही होती हैं, वहाँ लिखा भी होता है, खोपड़ी का निशान बनाया होता है कि भाई यहाँ ना जाना, या आप अस्पतालों में जाते हैं तो कहीं खोपड़ी का निशान होता है यहाँ मत जाना, या कुछ डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी के साइंस होते हैं। तो ये हमें बताना चाहते हैं कि भाई अगर ये रेडिएशन आपके अंदर से गुजर जाती हैं, शुआएं आप में से गुजरेंगी तो आपके लिए ख़तरनाक हो जाएंगी। तो लिहाजा ख़तरनाक तो हो जाएंगी, तो लिहाजा आपने बचना है इन ख़तरों से। आप ऐसे ख़तरों के खिलाड़ी हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी ज़रा एहतियात लाइफ में ज़रूरी होती है। जो ट्रक चल रहा होवे तो तुसी अगे आ जाओगे तो फिर आपको वो क्रॉस कर जाएगा। सर मजाक कर रहा हूँ, डोंट माइंड इट। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करते हैं। यानी कि अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के माहिर बन जाते हैं तो हम कौन कौन सी ब्रांचों को स्टडी कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसे रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। यानी कि कैंसर का इलाज आजकल न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मदद से यानी रेडिएशंस की मदद से किया जाता है। इसके अलावा आपको याद होगा किडनी स्टोन्स होते हैं, उसको लिथोट्रिप्सिस मेथड कहते हैं, किडनी स्टोन्स को तोड़ दिया जाता है इन रेडिएशंस की मदद से। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को भी प्रिजर्व किया जाता है, यानी माइक्रोब्स को मार दिया जाता है जिससे फूड प्रिजर्व हो जाता है। इसके अलावा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वही जो शुरू में मैंने बात की कि बिजली बनाने का अमल जो है आप कर सकते हैं। बिजली बनाने से ये होता है कि बिजली बनेगी और आपका फ़ायदा होगा। अभी हम ख़त्म नहीं कर रहे, अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री है जी। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली हमारे माहौल की स्टडी है। ठीक है, माहौल, हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल है, जिसमें ज़िंदा चीज़ें भी शामिल हैं, जिसमें मुर्दा चीज़ें भी शामिल हैं, इन तमाम चीज़ों की स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हैं द स्टडी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे माहौल के इर्द गिर्द में जो कंपोनेंट्स हैं। अगर हम बात करें हमारी ज़मीन की, तो हमारी ज़मीन में कह लें कि जो ज़मीन है जिसको हम अर्थ कहते हैं, ये भी एक कंपोनेंट ही है। फिर इसके ऊपर पानी है, ठीक है, इस पानी को हम जो है वो हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। फिर आपको पता है कि हमारी जो ज़मीन है इसमें लाइफ भी है, बहुत से जानदार रहते हैं, उनको हम बायोस्फीयर कहते हैं। फिर हमारी ज़मीन को अगर हम देखें तो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है एक गैसों का गिलाफ भी है, गैसेस इनवेलप हम इसको कहते हैं, गैसेस इनवेलप। तो इन जो गैसों का गिलाफ है इसमें इनके नाम रखे हुए हैं, जैसे सबसे पहले ट्रोपोस्फीयर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, इस तरह फिर आगे जाएंगे तो मीज़ो और थर्मो। तो हमारी ज़मीन के बहुत से कंपोनेंट्स हैं, इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमारी ज़मीन के बहुत से कंपोनेंट्स हैं। जब आप क्लास 10 में आओगे तो मैं पूरा आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो वहाँ पे आप मुझसे स्टडी करना कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है। एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, और ये भी स्टडी करेंगे कि आखिर ह्यूमंस की वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं कि ह्यूमंस जो हैं बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं। ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जो है वो जला रहे हैं, और फॉसिल फ्यूल के जलने से एक गैस पैदा होती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और साइंसदानों का मानना है कि अगर ज़मीन पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो सूरज है उससे कुछ शुआएँ आती हैं और फिर वापस भी जाना चाहती हैं वो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उन शुआओं को रोक लेता है, जिसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो एज अ होल ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी हवा में ज़्यादा हो जाएगी तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ख़तरा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी हमारे माहौल को, एनवायरनमेंट को फ़र्क पड़ रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है उसका दूसरी ब्रांचों के साथ भी ताल्लुक़ है, दूसरी ब्रांचों के साथ भी इसका एक रिलेशन है, जिसमें मैं अगर बात करूं तो बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, इकोलॉजी है, सॉइल है, वाटर है। यानी कि हम अगर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली इन तमाम चीज़ों को इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे।
आप अपनी कोई BS 4 साल स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो बड़ी जामिया होती हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए कोर्सेज जो हैं वो देती हैं। इसके अलावा व्हाई वी स्टडी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, दैट्स अ वेरी सुपर्ब क्वेश्चन। क्योंकि डेफिनेटली हम अपनी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं माहौल की। तो इसके जो पोल्यूशन जो हो रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया बढ़ रही है, तो हम ये चाह नहीं रहे कि ऐसा कुछ हो, राइट। तो इसलिए हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं ताकि हम माहौल में आने वाली क्लाइमेटिक चेंजेस या कोई ग्लोबल वार्मिंग या इस तरह की तब्दीलियां जो हमारे माहौल में आ रही हैं, और हम ऐसी चीज़ों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो उनको हमने यूज़ करना है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। जैसे AC से भी गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, तो वो भी हमारे माहौल को बड़ा ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। तो पोल्यूशन के ऊपर तो बात होगी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो इसकी डेफिनेशन सिर्फ आपने याद करनी है, डेफिनेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस यही आपको आनी चाहिए। सो दैट्स द थम्स अप क्वेश्चन। अगर आपको आ जाता है सवाल कि वो डिफाइन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। ये आपने याद रखना है। अब लास्ट ब्रांच है, दैट इज नोन एज द एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड काइंड ऑफ अ ब्रांच जिसको आपको स्टडी करना है दो लिहाज से। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ जाते हैं, तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अब आपसे एनालिटिकल केमिस्ट्री की, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री कह लें कि वो ब्रांच है जिसमें आप तज्जिया लगाते हैं। केमिस्ट्री में आप क्या लगा रहे हैं? तज्जिया लगा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तज्जिया क्या होता है। तज्जिया को मैं आम लफ्ज में समझाऊं तो इसे अंदाजा कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा अंदाजा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सैंपल है, मैं आप एक सैंपल आपके सामने रख देता हूं, दैट इज बेसिकली चीनी। ठीक है, तो सैंपल में मैंने आपको चीनी दिखाई। चीनी आपको पता है कि एक वाइट कलर का क्रिस्टल होता है। तो अब ये जो व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, इसमें छोटे छोटे से दाने होते हैं। तो मैं अगर आपको दे दूं तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि भाई आप मुझे बताएं कि इसके इस सैंपल के अंदर क्या क्या मौजूद है, एनालाइज करें। तो फिर हम अंदाज़ा लगाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की बुनियाद पर पता लगाएंगे कि आखिर इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके अंदर जो है उसके स्ट्रक्चर कैसा होगा चीनी का, तो कौन कौन से कंपाउंड शामिल हुए जो उन्होंने चीनी का एक मॉलिक्यूल बनाया। तो ये सब चीज़ें जो एनालिटिकल केमिस्ट कर रहे होते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है, अब वो क्या करेंगे कि इसमें से पानी को सेपरेट करेंगे और कार्बन को सेपरेट करेंगे। ठीक है, या फिर आप ये सोच लें कि इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को सबको सेपरेट करेंगे। तो सैंपल में से क्या करेंगे? डील विद द सेपरेशन। आप इसमें सैंपल को अलग करेंगे एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। तो पहला अमल एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेशन का है कि पहले कंपाउंड्स को, मतलब लेट्स से दैट एक हमारे पास कंपाउंड है, उसमें बहुत से सैंपल्स पड़े हुए हैं, तो उसको सैंपल्स को सबको अलग किया जाएगा। एक मिक्सचर है, उसमें बहुत सैंपल्स पड़े हुए हैं, सब सैंपल्स को पहले अलग किया जाएगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले तो क्या किया जाएगा? सैंपल्स को अलग किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। और उसके बाद जब सैंपल अलग हो जाएंगे, कुछ भी कॉम्प्लेक्स सैंपल्स हो सकते हैं इकट्ठे रह रहे हों, तो उनको फिर एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज दो तरीके से किया जाएगा, उनकी क्वालिटी चेक की जाएगी, ठीक है, क्वालिटेटिव, और दूसरा फिर उनकी क्वांटिटी चेक की जाएगी। क्वालिटी में पता लगाया जाएगा कि एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, क्वालिटी में पता लगाया जाएगा कि एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, कौन से हैं। जैसे इस सैंपल में बात कर रहा हूं, चीनी के सैंपल में, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पता लगाया जाएगा अगर ठीक है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो फिर कितने हैं कार्बन, कितने हैं हाइड्रोजन और कितने हैं ऑक्सीजन। जैसे एक शर्ट है, तो अगर एक शर्ट आप खरीद के लाते हैं तो उसकी क्वालिटी मैटर करती है। तो आप उसकी क्वालिटी में क्या देखना चाह रहे होते हैं कि भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस करा सकते हैं कि भाई जो शर्ट मैंने खरीदी है, क्या इसके अंदर वही कॉटन, वो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड वो है जो मुझे चाहिए था। अगर उसमें इम्प्योरिटी भी मौजूद है, तो उसका अगर एनालाइज करवाना है, उसका पता लगवाना है, तो फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री को शर्ट ले जाए, तो आपको बता देगा, सैंपल लेगा आपसे, सैंपल लेके उसको एनालाइज करके बताएगा कि इसमें कितनी इम्प्योरिटी थी और कितनी प्योरिटी थी। दूध का सैंपल है, जिस तरह इसका स्कोप है एनालिटिकल केमिस्ट्री का कि आप फूड
फूड का पता लगा सकते हैं। फूड में होता है ना कि दूध है, जिस तरह उसमें इम्प्योरिटियाँ डाल देते हैं, पाउडर डाल देते हैं, मुख्तलिफ केमिकल डाल देते हैं, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है जो पता लगाता है कि दूध कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी कितनी बेहतरीन है, तो इसका स्कोप फूड में आ जाता है। इसके अलावा पानी की क्वालिटी भी मैटर करती है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में पानी की इंडस्ट्री, हाइड्रोलॉजी कहते हैं पानी की स्टडी को, वो आ जाती है। फिर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी आ जाती है और क्लिनिकल एनालिसिस भी आ जाते हैं। तो क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होगा, डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। तो ये बस आपने दो बातें याद रखनी है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टेक्निक्स का और इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके हम एनालिसिस करते हैं, यानी पहले सेपरेशन करनी है, एनालिसिस से पहले सेपरेशन मस्ट है, और फिर जब एनालिसिस करनी है तो दो किस्म की हो सकती है, कौन सी करनी है, दोनों ही की जा सकती हैं। तो ये था हमारा ब्रांचेस का सफर जो हमने तय किया, और नेक्स्ट सफर हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ, दैट इज नोन टू बी एज बेसिक डेफिनेशंस। इसमें मैं सब कवर कर दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, और उसमें आप टाइमलाइन के थ्रू जो है देख सकते हैं, मुझे टाइमलाइन के थ्रू जो है आप जान सकते हैं सारे टॉपिक्स को। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स होते हैं टाइमलाइन के, और इसके अलावा आखिर में थंबनेल आ रहे होते हैं। पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी, आपकी एक ही प्लेलिस्ट बना दी, उसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप मुझे वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स टाइमलाइन से वीडियो के हिस्से को, चैप्टर्स को देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट से वीडियो को किसी को भी एक्सेस, या फिर एक तरीका और है, आप यूट्यूब सर्च बार पे लिखें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्पेस जीएस एकेडमी, या फिर आप लिख दें बेसिक डेफिनेशन स्पेस जीएस एकेडमी, जो अगला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना है, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएगी। जीएस लिख दें या जीएस एकेडमी लिख दें, तो आपको ये कीवर्ड्स लगाने पड़ेंगे ताकि आप मेरी वीडियो देख सकें। तो आई होप सो कि मैंने आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। आपको बोर्ड में इसका सवाल यही आ जाता है कि व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, या फिर डिफरेंस आ जाता है कि व्हाट आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये दोनों सवाल आप याद कर लें। स्कोप भी याद कीजिएगा, सारी ब्रांचों का स्कोप मस्ट करना है। अगर आपका स्कूल टीचर आपको बताता नहीं है कि स्कोप छोड़ दें, तो स्कोप नहीं छोड़ना। स्कोप और एप्लीकेशन, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि ब्रांच अगर हम पढ़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्या स्कोप है, क्या उसकी एप्लीकेशन है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं वो ब्रांच। तो दैट इज रियली मैटर। सो बेसिक डेफिनेशंस के अंदर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।